नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां राजस्थान में बढ़ी हुई हैं, अब ऐसा लगता है कि उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें शिवसेना के साथ दोबारा से सरकार बनाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया ये तो वही जानते हैं, लेकिन इस बयान के कई मीनिंग निकलते हैं। क्या शिवसेना अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की संभावना को तलाश रही है? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार चल रही है उसमें तमाम खींचातान है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो शिवसेना की पालकी ढो रहे हैं और ये बयान कांग्रेस के ही नेता दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण और जो थोराट हैं वो भी शिवसेना से खुश नहीं हैं। वही दूसरी तरफ शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात शरद पवार से होती है। इसको लेकर भी कांग्रेस आपत्ति जताती है। वो कहती है पता नहीं क्या बात हुई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि शिवसेना की सरकार को लेकर संशय की स्थिति पैदा करती हुई लग रही है। बाला साहब थोराट अपने विभाग के अंदर किसी सचिव को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं और वही स्थिति अशोक चव्हाण को लेकर भी है। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना की सरकार का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। वो कहती रही है कि 3 पहिए की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और अब यही बात शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता अलग अलग तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोई मेरी सरकार गिराकर दिखाए, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। लेकिन उसके अगले ही दिन जब उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था तब अजीत पवार ने जिस तरीके से फोटो शेयर किया था उसमें बधाई दी थी, लेकिन उस फोटो में जो स्टीयरिंग थी वो अजीत पवार के हाथ में थी, जिसका संकेत ये था कि स्टीयरिंग जो है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की एनसीपी के हाथ में है, शिवसेना के हाथ में नहीं है। तो ये सारी स्थितियां बीच में चली रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम मंत्री हैं, चाहे अशोक चव्हाण हो, बाला साहब थोराट हो या फिर दूसरे लोग हों, ये सभी के सभी इस बात को लेकर, विजय वडेट्टीवार भी इस बात को लेकर जो कि न्याय मंत्रालय का भार संभालते हैं, उन्होंने भी कहा कि मराठा समाज की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए गठित संसद सारथी को निकाल कर अजीत पवार के नियोजन मंत्रालय के अंदर डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। क्या हम केवल उनकी पालकी उठाने के लिए है? वहीं दूसरी तरफ नितिन राउत ने जब पिछली बार कोशिश की थी और कई ऑब्जेक्शन उठाए थे, उसको लेकर साथी मंत्रियों ने उनका साथ नहीं दिया था। अब बाला साहब थोराट के पास रोजाना शिकायतें आती हैं। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि शिवसेना और जो एनसीपी के जो नेता हैं उनके मंत्रालय में उनका काम नहीं होता है, वो उनकी बात नहीं मानते। बाला साहब थोराट को ऐसा लगता है कि उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। ये कहा एक विधायक ने, उन्होंने कहा कि मैं बात तो करने गया था पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पीडब्ल्यू जो बाला साहब थोराट हैं वो अपना ही दुख जता रहे हैं, मेरा दुख नहीं सुन रहे। तो इस तरीके की जब बातें होने लगती हैं तो आप समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अशोक चव्हाण का पीडब्ल्यू मंत्रालय, उसके 2 पार्ट होने जा रहे थे, उन्हें पता नहीं चला। पता तब चला जब इसका प्रस्ताव उनके पास आया और उन्होंने इसके लेकर नाराजगी जाहिर की, फ़ोन किया उद्धव ठाकरे को, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के मंत्रियों को ये लगता है कि उनका मंत्री होते हुए भी उनकी जो पावर है वो संतरी की तरह से है, अफसर उनकी सुनते नहीं है और अपनी मर्जी के अफसरों को लाने की भी उनके पास पावर नहीं है। इस पूरी स्थिति के बीच में एक और बड़ी खबर थी कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी बकरीद को लेकर। इसको लेकर भी नसीम खान और जो नवाब मलिक हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन जताया गया। ये कहा गया कि इस तरीके की गाइडलाइन ठीक नहीं है, क्योंकि इन गाइडलाइन के द्वारा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आप ऑनलाइन और प्रतीकात्मक रूप से ईद मना सकते हैं, बकरा काटने की बजाय उसको ऑनलाइन ऐसा कर लीजिए, और उसके अलावा जो नमाज है वो घरों पर पढ़ लीजिए। इसको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। नसीम खान जो कांग्रेस के मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर विरोध जताया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ही मानेगी, अपनी नई गाइडलाइंस वो नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया था। एक तरफ वो कहते नजर आ रहे थे कि वो अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जाना चाहते हैं, इसकी घोषणा वो कर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि पूजन को व्यक्तिगत रूप से करने के बजाय उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी और तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा, जिसके बाद वो बैकफुट पर आ गए और उन्होंने सफाई देना
शुरू कर दिया। आपको याद होगा इसी तरीके का बयान शरद पवार ने भी दिया था, लेकिन शरद पवार भी अब सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के खिलाफ कभी नहीं था, न मेरी पार्टी कभी मंदिर के खिलाफ रही है। हमारा तो कहने का मतलब ये था कि भूमि पूजन में ज़्यादा भीड़ लगाने से अच्छा है कि उसको प्रतीकात्मक रूप से कम लोगों द्वारा कर लिया जाए, क्योंकि पहले अभी हमें कोरोना से लड़ना है। तो चाहे शरद पवार हो या फिर उनके नए नए साथी जो बने हैं उद्धव ठाकरे हो, ये जिस तरीके के सुझाव दे रहे हैं और उस पर जिस तरीके का विरोध सामने आ रहा है, फिर ये माफ़ी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने जो बयान दिया है उसमें साफ साफ सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मंदिर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हम इसके कभी खिलाफ रहे हैं, और कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद मंदिर निर्माण जरूर होना चाहिए और इससे लोगों की आस्थाओं को किसी तरीके की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये लिपापोती करने वाली हैं। उद्धव ठाकरे ने भी ज़्यादा ज्ञानी बनते हुए राहुल गांधी की तरह से सुझाव दे दिया और उसके बाद जब लोगों ने उनको खींचतान करना शुरू कर दिया, उनकी टांग खींचना शुरू किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बयान से माफ़ी भी मांग ली और ये कहा कि मैंने तो सिर्फ कोरोना के लिए ऐसा किया था। लेकिन वही हालत अब महाराष्ट्र में उनकी सरकार की होती नजर आई। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो सभी मंत्री हैं वो पूरी तरीके से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेसियों को ये लगता है कि वो सरकार में होकर मंत्री हैं या फिर सरकार के साथ हैं, उसके बावजूद उनकी जो इज्जत है या उनकी जो सुनवाई है वो उतनी भी नहीं है जितनी कि विपक्ष में रहते हुए किसी की होती है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की ज़्यादा चल रही है, उनके बना मर्जी के कोई भी काम ये मंत्री अपने मंत्रालय में भी नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हताशा है, बहुत ज़्यादा इनको क्षोभ है और इसको लेकर वो पहले भी अपनी पार्टी के मुख्यालय में इस बात की खबर दे चुके हैं। राहुल गांधी तक ये बात पहुंच चुकी है। उसके बावजूद कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरीके से वो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के अंदर सत्ता से बाहर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी जिस तरीके से शिवसेना पर दबाव बनाए हुए है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो स्टीयरिंग वाला बयान था उसको लेकर अजीत पवार ने जो एक कटाक्ष किया था, उससे भी स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में जो चाबी है महाराष्ट्र की सरकार की वो शरद पवार के पास है और उनके भतीजे अजीत पवार के पास भी बहुत ज़्यादा पावर अब आ चुकी है, जिसकी वजह से कांग्रेस परेशान है। दूसरी तरफ शिवसेना अपनी जो सत्ता है उसको बचाने की कोशिशों में लगी हुई है और इसी वजह से जो बयान चंद्रकांत पाटिल ने दिया है उसके पीछे भी यही कारण है कि शिवसेना दोनों तरफ खेलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वो सरकार भी चला रही है और दूसरी तरफ वो अगर परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये स्थिति शिवसेना की लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी? तो इसको लेकर चंद्रकांत पाटिल ने जो दूसरा बयान दिया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सरकार तो बना सकते हैं शिवसेना के साथ मिलकर, लेकिन दोबारा से उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को पूरी तरीके से शिवसेना से अलग कर चुकी है। सरकार बनाने के लिए वो हाथ मिलाने को राजी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अगर चुनाव आते हैं तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों से वो गठबंधन कर सकते हैं लेकिन शिवसेना से गठबंधन नहीं करेंगे। और रही बाकी एनसीपी और कांग्रेस की बात, तो उनसे गठबंधन का तो कोई अभी जिक्र भी नहीं है। तो जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन था, इस गठबंधन को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर बहुमत दिया, लेकिन उस पूरे बहुमत को जिस तरीके से धोखा देने का काम किया था शिवसेना ने, उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। बहरहाल किसी तरीके से शिवसेना ने सरकार बनाई, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो विश्लेषक थे वो यही कहते रहे ये सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे का जो सपना था 6 महीने का मुख्यमंत्री रहने का, तो वो पूरा हो चुका है और इसी वजह से अब खुलकर इन तीनों पार्टियों के बीच जो मतभेद हैं वो सड़क पर आने लगे हैं। यही वजह है कि शिवसेना अपनी चला रही है, एनसीपी उसका कान मूंद रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस इस सब से परेशान होकर अपना रोना शुरू कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने जो स्थानीय नेता हैं उनकी बात मानकर शिवसेना से समर्थन वापस लेते हैं या फिर शरद पवार किसी वजह से इस सरकार को गिराते हैं, या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दोबारा से गठबंधन की सरकार बनाने का नया कोई सिगुफा छोड़ती है। लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता कोरोना के महामारी से लड़ते हुए पिसी और उससे पीड़ित हुई, उसको जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। इसको लेकर तमाम आरोप लगे शिवसेना की उद्धव ठाकरे के ऊपर और इस सब से एनसीपी और कांग्रेस अलग हो गए और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी सरकार नहीं है, हमारा केवल समर्थन है।
तो स्थितियां इस हद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी तरीके से या तो आप इसको भय मान लीजिए या फिर लालच मान लीजिए कुर्सी का, या सत्ता खोने का भय, जिसकी वजह से ये तीनों एक साथ बने रहे और सरकार किसी भी तरीके से चलती रही। अब देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ये सरकार और कितने दिन तक इसी तरीके से घिसट घिसट कर चल सकती है, 3 डायरेक्शन में काम कर सकती है, और इसके बीच में सबसे पहले सरकार गिराने के लिए कौन खुलकर सामने आता है। क्योंकि स्थितियां यहाँ तीनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा भिन्न है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ शिवसेना सत्ता का सुख भोग रही है, अपने पूरी तरह से पावर में है, दूसरी तरफ एनसीपी इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, और यही डर कांग्रेस को सता रहा है कि अगर ये सत्ता ज़्यादा दिन तक चलती रही तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी कहलाएगी, और ऐसी स्थिति में वो न तो पैसा कमा पा रहे हैं और ना ही अपनी सत्ता का धमक दिखा पा रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस के मंत्रियों ने आपस में एकजुटता नहीं दिखानी भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री अपनी परेशानी तो बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे मंत्रियों की परेशानियों को लेकर संयुक्त रूप से महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर कोई दबाव बना पाने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपने आला कमान से शिकायत की थी, लेकिन आला कमान इस सत्ता के खेल में शामिल रहने के लिए ही अपनी पार्टी को एक तरीके से दांव पर लगा चुकी है, और उन्हें यह लगता है कि सत्ता में बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि चुनाव के लिए पार्टी द्वारा कमर कसना। ऐसी स्थितियां सबसे ज़्यादा फायदेमंद एनसीपी के लिए है, क्योंकि एनसीपी चाहती है कि शिवसेना और कांग्रेस में ज़्यादा न बने और उसका फ़ायदा एनसीपी को मिलता रहे, एनसीपी की पावर चलती रहे, पवार की पावर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और यही स्थिति महाराष्ट्र में दिखाई देती हुई लग रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का रौब है, तो दूसरी तरफ एनसीपी के तमाम विधायकों का भी रौब है। अगर बात की जाए तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक के तौर पर एनसीपी के विधायकों की जितनी चलती है उतनी कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों की भी नहीं चलती। इस बात को लेकर शिवसेना के विधायकों में भी रोष होता है, लेकिन क्या करें, अब सत्ता बाप बेटे को चलानी है और उसके लिए वो शरद पवार के आगे सरेंडर भी कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा लगता है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के सामने शिवसेना पूरी तरीके से नतमस्तक है। इसी वजह से वो अपनी सत्ता को बरकरार रखे हुए हैं, और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो महाराष्ट्र की जनता है, और सबसे ज़्यादा रोना पीटना अगर इसके लिए कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस की नेता और मंत्री हैं। जय हिंद, जय भारत।